नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648096960609797523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civil। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन सी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ हुआ करती थी ब्रिटिशर्स की, जिसकी वजह से वो इतनी आसानी से इंडिया में अपने जो वर्चस्व हैं स्थापित कर पाते थे, इतनी आसानी से इंडियन स्टेट्स को वो एनेक्स कर पाते थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन के फॉर्म में इस पूरे टॉपिक को कवर करते हैं। हमारा क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिशर्स ड्यूरिंग 1757 टू 1857 हेल्प देम टू कंसोलिडेट देयर पावर्स इन इंडिया। 1757 से 1857 के दौरान अंग्रेजों की किन प्रशासनिक नीतियों ने उन्हें भारत में अपनी शक्ति को मजबूत करने में मदद की। तो हम बताएंगे कि 1757 से 1857 के बीच अंग्रेज़ों ने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए और अपनी सर्वोच्चता यानी कि अपने इम्पीरियल एक्सपेंशन और अपने पैरामाउंटेसी इस्टेब्लिश करने के लिए दो तरीके यूज़ किए थे। पहले तरीकों में वो युद्ध करते थे, युद्ध करके वो जो राज्य थे उन्हें हड़प लिया करते थे, और दूसरे तरीके में वो प्रशासनिक तंत्र का यानी एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म का यूज़ करते थे, पॉलिसीज़ लाते थे। तो कौन कौन सी नीतियाँ थी हम आगे देखते हैं। सबसे पहले आती है रिंग फेंस की नीति यानी रिंग फेंस पॉलिसी, जिसे कि वॉरेन हेस्टिंग लेकर के आए थे। तो जितने भी गवर्नर जनरल के नाम मैं यहाँ पे बता रही हूँ, आपको उन सबका टाइम पीरियड नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है। मैंने जानबूझ के यहाँ पे टाइम पीरियड नहीं मेंशन किया, जिससे आप जाकर के पीछे बुक में देखें, स्पेक्ट्रम के लास्ट के पेजेस में सारे गवर्नर जनरल्स के टाइम पीरियड लिखे हुए हैं, आप उन्हें देखें और फिर उसके बाद उसे रिवाइज करके नीचे मैंशन करें। तो चलिए अब आगे समझते हैं। तो ये रिंग फेंस की पॉलिसी लेकर के आए थे वॉरेन हेस्टिंग, और मेन इनके पॉलिसीज़ थी जॉइंट पावर मराठा, मैसूर और हैदराबाद की जो हुआ करती थी उनसे लड़ने के लिए। इसके अलावा इन्हें डर था कि अफ़गानिस्तान से इंडिया पे इन्वेजन हो सकता है और साथ ही साथ मराठास का इन्वेजन हो सकता है। तो इन दोनों को टैकल करने के लिए इन्होंने रिंग फेंस की नीति इस्तेमाल करी, एक बफर जोन क्रिएट की। बफर जोन का मतलब कि यहाँ पे अगर कंपनी है, इस्टेब्लिश है अगर यहाँ पे, तो उसके आसपास के क्षेत्रों को भी वो प्रोटेक्ट करें, बाकी के स्टेट्स को भी वो प्रोटेक्ट करें, जिससे कोई भी पावर इन तक डायरेक्टली पहुँच ना पाए। तो रिंग फेंस की नीति में किया क्या करते थे वॉरेन हेस्टिंग, ये राज्यों को ये कहा करते थे कि आप हमें हमारी जो सेना है उसको हमें रखने दीजिए आपके स्टेट के लिए, और आपके ऊपर कोई भी एनिमी आक्रमण करता है अगर, तो हमारी सेना उससे लड़ेगी। अब बाकी का कामकाज देखिए, अपने बाकी स्टेट में बाकी का कामकाज आप देखिए, आप अपना डिफेंस हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, पर ये जो सेना हम मेंटेन करेंगे इसके लिए पैसा आप हमें दीजिएगा। इसी तरीके से ये रिंग फेंस की पॉलिसी को यूज़ करके बफर जोन क्रिएट किया करते थे कि इनके आसपास के जो स्टेट्स थे उनसे ये पैसा भी लेते थे अपनी आर्मी को मेंटेन करने के लिए, उसके अलावा इनका जो फैलाव था वो भी बढ़ने लग गया था। तो यही लिखा हुआ है कि इन दिस पॉलिसी वॉरेन हेस्टिंग हैड क्रिएटेड बफर जोन टू सेफगार्ड हिज कंपनीज फ्रंटियर्स। अपनी कंपनी की सीमाओं की सुरक्षा के लिए उन्होंने बफर जोन बनाए थे, और इस नीति का उपयोग कंपनी क्षेत्रों को अफगान आक्रमण और मराठाओं से बचाने के लिए किया गया था। इस नीति के तहत लाए गए राज्यों को बाहरी आक्रमण के खिलाफ सैन्य सहायता का वादा किया गया था, लेकिन इन सहायक बलों के रखरखाव का शुल्क भुगतान भारतीय राज्यों द्वारा ही किया जाता था। उसके बाद दूसरी पॉलिसी आती है सब्सिडरी अलायंस, जिसे हम डिस्कस करें उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप्स स्टार्ट हैं यूपीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस 2022 के लिए। आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके इन पेड ग्रुप्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं, इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे इन सारे वीडियोस की आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। इसके साथ ही साथ आपको बाकी सारी पीडीएफ प्रोवाइड की जाएंगी, जिससे आपका सिलेबस कवर होगा, और आपको 1-to-1 गाइडेंस के थ्रू मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी कराई जाएगी, आपके आंसर क्यूरीज भी सॉल्व की जाएंगी, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें और ग्रुप्स को ज़रूर ज्वाइन करें। तो चलिए अब हम देखते हैं सब्सिडरी अलायंस की पॉलिसी को। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, सब्सिडरी अलायंस की पॉलिसी लाया कौन था। तो लॉर्ड वेलेस्ली लाए थे सब्सिडरी अलायंस की पॉलिसी, और जो वॉरेन हेस्टिंग की पॉलिसी थी रिंग फेंस की, उसी का एक एक्सटेंशन था
ये सब्सिडरी अलायंस की पॉलिसी। सब्सिडरी अलायंस की पॉलिसी में क्या होता था कि जो सहयोगी भारतीय राज्य थे, जो अंग्रेज़ों के साथ मिल चुके थे राज्य, इनको ये कहा गया कि अब हम आपको फोर्सेस ऐसी नहीं देंगे कि आपके ज़रूरत के टाइम पे वो काम आए। आपको अब परमानेंटली हमारी फोर्स को अपने स्टेट में रखना पड़ेगा, परमानेंट ब्रिटिश फोर्स को अपने स्टेट में स्टैब्लिश करना होगा। इसके साथ ही साथ आपको एक ब्रिटिश आदमी को, एक ब्रिटिशर को अपने कोर्ट में रखना पड़ेगा, जिससे कि हम देख सकें कि आप किसी और यूरोपियन पावर के साथ तो नहीं काम कर रहे हैं, आप किसी और यूरोपियन पावर को तो नहीं एम्प्लॉय कर रहे हैं, आप कहीं हमारे गवर्नर जनरल के ऑर्डर के बिना, उनसे कंसल्ट के बिना किसी और राज्य के साथ तो नहीं नेगोशिएट कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखने के लिए एक ब्रिटिशर को उस राजा के कोर्ट में स्टैब्लिश किया जाने लगा। तो इस पॉलिसी के अंदर, सब्सिडरी अलायंस के अंदर, शासकों को अंग्रेज़ों की अनुमति के बिना किसी भी यूरोपीय को नियुक्त करने की इजाज़त नहीं थी, और ये किसी भी अन्य भारतीय शासक के साथ बातचीत नहीं कर सकते थे बिना गवर्नर जनरल के परामर्श के। बदले में क्या दिया अंग्रेज़ों ने इनको, कि अंग्रेज़ों द्वारा उन्हें अपने दुश्मन के खिलाफ रक्षा का वादा किया गया कि अब हमारी फोर्सेस परमानेंटली आपके पास रहेंगी, कोई भी आप पर अटैक होता है हमारी फोर्सेस आपकी तरफ से लड़ेंगी। पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस ने ब्रिटिश कंट्रोल को एक्सटेंड कर दिया था, यानी सहायक गठबंधन की नीति ने ब्रिटिश नियंत्रण वाले क्षेत्रों में विस्तार कर दिया था। इसके अलावा हम देखेंगे कि सब्सिडरी अलायंस को सबसे पहले हैदराबाद के निज़ाम द्वारा स्वीकार किया गया था, और अंतिम स्वीकार करने वाले थे इसको होलकर, जो कि होलकर पावर्स हुआ करती थी, इन्होंने 1818 में से स्वीकार किया था। हैदराबाद ने कब स्वीकार किया था ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। उसके अलावा आपको ये भी बताना है कि इसे अवध ने कब स्वीकार किया था। फिर तीसरी पॉलिसी आती है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। इसी के बाद फिर 1857 में रिवॉल्ट होता है, तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के बाद फिर कंपनी का शासन चला जाता है, इसके बाद क्वीन का शासन आता है। तो ये लास्ट पॉलिसी थी कंपनी रूल के अंडर, जिसने कि अंग्रेज़ों की पावर को बढ़ाया था, और ये पॉलिसी लॉर्ड डलहौजी द्वारा यूज़ की गई थी। लेकिन देखिए, आपको एक पॉइंट यहाँ पे याद रखना है कि लॉर्ड डलहौजी ने इस पॉलिसी को इन्वेंट नहीं किया था, उन्होंने इसे लॉन्च नहीं किया था। इंडिया में महाराजा रंजीत सिंह द्वारा पहले भी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स यूज़ की जा चुकी थी, लेकिन डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को वापस से यूज़ किया था यूरोपियन पावर में। अगर हम बात करें तो इसको यूज़ करना शुरू किया था लॉर्ड डलहौजी ने। और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की पॉलिसी क्या थी कि अगर कोई राजा मर गया है और उसकी खुद का कोई संतान नहीं है, कोई उसका दत्तक पुत्र है, यानी कि उसके कोई अडॉप्टेड सन है, तो उस राजा के मरने के बाद उस अडॉप्टेड सन का उसके राज्य पर कोई भी अधिकार नहीं होगा, उसे राजा की प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, और फिर उस तरीके के राज्य को जिसका कोई उत्तराधिकारी नहीं हुआ करता था, उसको अंग्रेज हड़प लिया करते थे, वो उनके अंदर आ जाता था। ये थी सिंपली डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो लॉर्ड डलहौजी द्वारा भारतीय राज्यों के विलय की इस नीति का उपयोग किया गया था। इसके तहत दत्तक पुत्र अपने पालक पिता की संपत्ति नहीं ले सकता था, और 1848 से 1856 जो कि डलहौजी का टाइम पीरियड है, इसके बीच उन्होंने 8 राज्यों को अपने में मिलाया था। तो अगर आप डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को विकिपीडिया पर जाकर के देखेंगे तो आपको बहुत सारे स्टेट्स दिखेंगे जो कि इस टाइम पीरियड के पहले के भी है, और उन्हें डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंडर स्नैच किया गया था। लेकिन मेनली अगर हम जो अंग्रेज़ों की पॉलिसी की बात करें, इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी की, तो लॉर्ड डलहौजी के अंदर 8 राज्यों को लिया गया था, और इनमें से सबसे महत्वपूर्ण राज्य और उनके टाइम पीरियड है, सतारा को लिया गया था 1848 में, फिर झांसी को 1853 में, नागपुर को 1854 में, और अवध को 1856 में। फिर हम यही देखेंगे कि फाइनली डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के एप्लीकेशन के साथ मिलियंस ऑफ किलोमीटर टेरिटरीज ब्रिटिशर्स के द्वारा एनेक्स कर ली गई थी, ब्रिटिशर्स कब्जे में ले लिया था बहुत सारी टेरिटरीज़ को। और फिर उसके बाद फिर ये 1856 की बात है, इसके बाद फिर हम देखने को मिलता है 1857 का विद्रोह, और उसके बाद कहानी थोड़ी बदल जाती है। तो अब हम इसके आगे का पोर्शन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिएगा चैनल के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।